नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। 5 तारीख को चुनाव होना है। उससे पहले बड़ी पार्टियों का, ख़ास तौर पर बीजेपी का, कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी सबने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। उसमें 2 लाख नौकरियों की बात चल रही है कि 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं और उनके ऊपर वो बेहतर तरीके से वहाँ पर दोनों ही पार्टियों का दावा है कि वो मेरिट के आधार पर उनको जॉब देंगे। लेकिन इसी बीच में 5 साल में क्या हुआ, 10 साल में क्या हुआ, उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। हमारे पास 2 साथी हैं, अनिश्वर हैं और मंजीत हैं। दोनों ही जो सरकारी जॉब हैं उसकी तैयारी करते हैं। उनसे हम बात करते हैं। उनकी भी कुछ सवाल हैं सीईटी को लेकर भी बड़ा हो हल्ला हो रहा है कि एक बार टेस्ट हुआ, उसके नियमों के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो और सरकार के दावे रहे हैं कि बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरियां दी जा रही हैं। सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे हम। मंजीत से शुरू करते हैं। मंजीत, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपके दर्शकों को नमस्कार। मंजीत, है क्या सारा मामला? आपको आपत्तियां क्या हैं? सरकार तो कह रही कि बिना खर्ची, बिना पर्ची सब ठीक हो रहा है, नियमों से हो रहा है, कहीं किसी का हक नहीं मारा जा रहा है। देखिए, पहले मैं बता देता हूँ सीईटी है क्या। सीईटी का मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि हरियाणा के अंदर अगर किसी को ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियां लेनी हैं तो उसके लिए सीईटी देना बहुत ज़रूरी है। उसके तहत 2 पेपर होंगे। पहला पेपर एनटीए करवाएगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और उस पहले पेपर के जो मेरिट के 4 गुना बच्चे होंगे उनको दूसरे पेपर में बैठने का मौका दिया जाएगा। पहले एक पेपर होगा कॉमन सबका, उसमें एक मेरिट बनाई जाएगी। उसके बाद दूसरा पेपर होगा और उस दूसरे पेपर के में किस हिसाब से बच्चे बुलाए जाएंगे कि जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ग्रुप बना दिए जाएंगे। जैसे कॉमर्स का एक ग्रुप बना दिया, जेई सिविल का एक ग्रुप बना दिया, इलेक्ट्रिकल का, और अनेक प्रकार के स्टाफ नर्स का एक ग्रुप बना दिया, अनेक प्रकार के ग्रुप बना दिए। और उसमें 2 ग्रुप ऐसे भी हैं जिसमें कॉमन ग्रेजुएट लेवल पोस्ट हैं और कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल पोस्ट हैं, यानी कि जिसको 56 ग्रुप बोलते हैं, यानी कि CGL कॉमन ग्रेजुएट लेवल पोस्ट, और ग्रुप 57 यानी कि CHSL लेवल पोस्ट, यानी कि कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल पोस्ट, जिसमें 12वीं एक मान्यता है कि आपकी 12वीं हुई होनी चाहिए। जी, ये है सीईटी। तो इसमें दिक्कत कहाँ आई? इसमें सीट, ये तो अच्छी बात है कि कोई सरकार इस तरह से कोई कॉमन टेस्ट ले रही है और उनमें से जो मेरिट के आधार पर जॉब दे रही है। जी, ये पॉलिसी बहुत बढ़िया थी, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा गलत हुई। गलत कैसे हुई? अब जैसे मान लेते हैं पहला पेपर एनटीए ने लिया, उसमें सभी बच्चों को बैठने का मौका मिला। अब कोई बच्चा जेई सिविल है, स्टाफ नर्स है, उनका जो पेपर होता है, उनकी जो सब्जेक्ट है, नॉलेज है, वो बिल्कुल अलग है। उनको जेई सिविल वालों को, जेई इलेक्ट्रिकल को और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हर एक बच्चे को बोला गया कि आप यही पेपर दो। वो भी गलत है, क्योंकि स्टाफ नर्स वाले बच्चे को स्टाफ नर्स की ही नॉलेज होगी, उसको मैथ रीजनिंग से कोई लेना देना नहीं है। उसको एक ही पेपर में बिठाना बहुत ज़्यादा गलत था। टेक्निकल जो पोस्ट थी उनको सीटी से बाहर रखा जाए, इसमें एक तो ये इशू है। अब दूसरा इशू इसमें आता है, दूसरा पेपर लिया HSSC ने, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने HSSC को एक पॉलिसी बना के दी कि आप हमारा जब सब्जेक्टिव पेपर लेंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर लेंगे, तो उस ऑब्जेक्टिव पेपर में ये क्राइटेरिया होगा, 70 नंबर के अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछने हैं, ये सिलेबस है इसका। जैसे स्टाफ नर्स में कुछ भी लगा लो, उसमें HSSC को 4 गुना बच्चे बुलाने थे, जो लगभग 23 ग्रुप की ज्वाइनिंग हो चुकी है, जिसके अंतर्गत लाइब्रेरियन आती हैं, स्टाफ नर्स आती हैं, कोचेज आते हैं, लाइनमैन आते हैं और विभिन्न तरह की भर्तियां 23 ग्रुप की ज्वाइनिंग सरकार करवा चुकी है। लगभग 12,000 के आसपास पोस्ट फिल हो चुकी हैं। अब उसमें सरकार ने किया कि जो डिफरेंट ग्रुप्स बनाए थे, जो मैंने पहले बताया, उस ग्रुप का 4 गुना बच्चे बुला लिए, यानी कि एक स्टाफ नर्स का एक ग्रुप बना दिया कोई, और उसमें स्टाफ नर्स की वैकेंसी है 1500, तो उस 1500 का 4 गुना बुला लिया, यानी कि 6,000 बच्चे। तो बहुत बढ़िया किया ये तो, कि सभी बच्चों को मौका मिला। हालांकि बच्चे पूरे नहीं थे वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ग्रुप का 4 गुना बच्चे बुलाए। लेकिन अब जो अभी पेपर हुआ 2-3 महीने पहले, यानी कि ग्रुप ए यानी कि जेई सिविल, ग्रुप 2 यानी कि जेई इलेक्ट्रिकल, हो सकता है आगे पीछे हो ये, लेकिन है जेई सिविल और इलेक्ट्रिकल, ग्रुप 56 यानी कि कॉमन ग्रेजुएट लेवल, और ग्रुप 57 यानी कि जिसके सिर्फ 12वीं होनी
आवश्यक है, अनिवार्य है। उसमें सरकार ने किया कि जो पोस्ट हैं, जैसे जेई सिविल के अंदर पोस्ट हैं अनेक प्रकार की, जैसे पीडब्ल्यूडी में भी जेई सिविल लगते हैं, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में भी जेई सिविल लगते हैं, पब्लिक उसमें और डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट है जिसमें जेई सिविल लगते हैं। उन पोस्ट का 4 गुना बच्चे बुला लिए। अब उसमें हुआ क्या, सिविल तो सब ने कर रखी है, तो जिस बच्चे के 70 से ऊपर नंबर हैं या जो टॉप पोस्ट पे के लिए क्वालिफाई करता है, वो उन सभी पोस्टों पे रिपीटेशन हो गई उस बच्चे की सभी पोस्ट पे। तो हुआ क्या, मान लेते हैं जेई सिविल की 30 डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग पोस्ट की अनिवार्यता है, तो वो एक बच्चा 30 पोस्टों के लिए एलिजिबल हो गया। तो यानी कि उस एक बच्चे ने 29 बच्चों का हक मार लिया। अब इसमें ये मुद्दा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसे ही हम लेते हैं ग्रुप 56 की, जो कि है कॉमन ग्रेजुएट लेवल, यानी कि जिसके अंदर असिस्टेंट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, पटवारी हो गया, ग्राम सचिव हो गया, अनेक तरह की पोस्ट हैं। अब इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर थोड़ी पोस्ट भी हैं, जैसे म्युनिसिपल सेक्रेटरी है काउंसिल के अंदर और कमेटी के अंदर, उसकी लगभग 12-12, 5-5 पोस्ट हैं। तो उनका जब 4 गुना 5 गुना बच्चे बुलाए तो 12 पंजे 60, और 5 पोस्ट हैं तो 5 का 5 गुना 25 बच्चे, तो 60 और 25 बच्चे बुलाए। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि एक सिविल इंजीनियर की पोस्ट के लिए आपको कॉमन अगर वो टेस्ट दिया है तो सब उसका 4 गुना होना चाहिए था, ना कि एक डिपार्टमेंट वाइज गुना में 4 करके वो बुलाना। बिल्कुल आप एकदम सही समझे सर। इसमें हुआ क्या, बच्चे रिपीट हो गए, तो मेरिट वही रहेगी वो, हाँ में भी जाए, हाँ, मतलब दूसरों को मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अब इसमें एक और बात है, पेपर 1 लिया, पेपर 1 एक क्वालिफाइंग नेचर का कह सकते हो आप, कि सीटेट एचटेट टाइप में, कि पेपर 1 लिया और बात खत्म, अब दूसरा पेपर होगा जी। 2 पेपर होते हैं। अब पहले पेपर के बेस पे एचएसएससी ने डिपार्टमेंट्स ही अलॉट कर दिए। अब उससे हुआ क्या, मान लेते किसी बच्चे के 80 नंबर है पहले पेपर में, वो तो सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल है, तो उसको डिपार्टमेंट्स दे दिए कि भी आप पीडब्ल्यूडी शहरी विकास प्राधिकरण में भी एलिजिबल हो, आप पीडब्ल्यूडी में भी हो, सिविल वाले, आप सभी डिपार्टमेंट में दरवाजे खोल दिए, उसके लिए सभी दरवाजे खोल दिए। वही एक ऐसा बच्चा है जिसके 65 नंबर हैं, 65, और उस बच्चे को कुछ ही पोस्टों के लिए एलिजिबल माना गया, 3 से 4 पोस्टों के लिए। अब होता है दूसरा पेपर, दूसरे पेपर में जो 80 नंबर वाला था उसके आ गए 52 नंबर, किसी कारणवश कुछ भी हो सकता है, और जो जिसके 65 नंबर थे उसके आगे 95 नंबर। लेकिन वो जो 95 नंबर वाला है ना, वो सिर्फ 5 पोस्टों के लिए एलिजिबल है, वो 6ठी पोस्ट पे नहीं जा सकता। तो यानी कि पहले पेपर के बेसिस पे ही एचएसएससी ने डिपार्टमेंट से अलॉट कर दिए कि भी आप लोग इसी डिपार्टमेंट में जाओगे, चाहे आपको दूसरे पेपर में 100 में से 100 नंबर आ जाए, हमें कोई मतलब नहीं इस चीज़ से। तो ये तो दूसरा पेपर लेने का तुक ही नहीं बैठता। अब एचएसएससी ने कहा था कि 4 गुना बच्चे बुलाएंगे, ये एक दूसरा मुद्दा है। लेकिन अगर बच्चे देखें रिपीटेशन को हटा के, तो जेई सिविल की पोस्ट बनती हैं लगभग 900 कुछ पोस्ट, और उस पे बच्चे बुला रखे हैं 1900 कुछ। अगर हम देखें तो 1.9 गुना बच्चे होते हैं रिपीटेशन को हटा के, अगर एक बच्चे को एक बार काउंट करें तो। अब 4 गुना बच्चे बुलाने थे, बच्चे बुलाए 1.9 गुना, तो कहाँ का ये तो न्याय नहीं हुआ ना, ये तो अन्याय हुआ बच्चों के साथ। अब स्टार्टिंग में जो सीएम ऑफ हरियाणा है, उन्होंने ये कहा था भरी सभा में कि 35,000 पोस्ट हैं, 35,000 का हम 4 गुना बच्चे बुलाएंगे तो लगभग 1,40,000 बच्चे बुलाएंगे। उनकी ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, तो वो भी झूठी हो गई। अगर आप यूनिक बच्चे देखे जाए ना 35,000 पोस्टों पे, तो लगभग 45,000 बच्चे बुला रखे हैं, सिर्फ 45,000 बच्चे। तो ये तो कोई कंपटीशन नहीं हुआ, ये तो एचएसएससी कंपटीशन किल कर रही है, बिल्कुल खत्म। ये तो नियम कायदे भी नहीं है ना फिर उस हिसाब से, तो बिल्कुल अपने नियम तोड़ रही है साथ। बिल्कुल सर। जी, आपसे बात कर लेते हैं, जिस तरह से सारी बात बता दी इसमें। एक तो ये है कि ये जो सीईटी था वो हर साल होने की बात थी, वो हुआ कि नहीं हुआ पहले तो? सर सीईटी सिर्फ एक ही बार हुआ, इन्होंने बोला था कि सीईटी होगा हर साल, तो इन्होंने सर एक ही बार सीईटी लिया, और उसके बाद शायद 2021 में, उसके बाद आज तक इन्होंने सीईटी नहीं लिया। लेकिन सर बच्चे हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, हर साल 12th कर रहे हैं, तो सर वो उन बच्चों का तो हक मारा गया ना सर। वो तो किसी पोस्ट के लिए या किसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने सीईटी दिया नहीं, और हरियाणा में जो सीईटी दे रखा है सिर्फ वही फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सर मान लीजिए किसी बच्चे ने आज 12th की, उसकी हरियाणा पुलिस की एज है, क्योंकि सर हरियाणा पुलिस में एज है, अब सर इसको अभी मौका नहीं दिया जाएगा उस बच्चे को, तो फिर आने वाले टाइम में वो ओवर एज हो जाएगा, फिर वो कैसे अपने सपने को पूरा करेगा सर।
तो आप लोगों ने बात नहीं रखी कि जो देखते हैं अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं या फिर सरकार के नुमाइंदे हैं, उनसे बात नहीं की? सर हमारा जो ग्रुप है उन्होंने हर एक कौन सा ग्रुप? सर एक है हमारा जो बंदे बच्चों का जो है, जो हमारे जो विचार एक है हमारे, तो उनमें से कई बच्चे जाके HSSC चेयरमैन से भी मिले, बीबी भारती से भी मिले। उन्होंने बोला, तो उन्होंने सर ये बोला कि आप कोर्ट्स में चले जाओ, कोर्ट से पॉलिसी बनवा लो। तो बोले कि हम ना आपको सपोर्ट करेंगे कोर्ट में। तो सर बच्चों ने हर चीज़ के लिए कोर्ट में? हाँ। तो सर उसके बाद बच्चे कोर्ट में चले गए सर कोर्ट में बच्चे जाते ही उन्होंने ना सीनियर एडवोकेट खड़ा करके अपोज में, बच्चों के अपोज में, और सर हमारे केस डिसमिस करवा दिए सर। ये भी बातें हैं सर सरकार की इस तरीके से। केसेस हो रखे हैं वैसे जो वो पे ऑफिशियल, अगर हम माननीय चेयरमैन जी की अगर वर्डिंग सुने तो खुद उन्होंने बोला कि 1800 से ज़्यादा कोर्ट केस पेंडिंग है सर। उन्होंने ऑफिशियली बोला ये चीज़ें। हाँ, और हमारे माननीय जो पुराने चेयरमैन थे खत्री साहब, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए किसी न्यूज़ चैनल पे। उन्होंने ये बोला है कि ये CET की पॉलिसी में ही खामियां थी। CET तो क्वालिफाई नेचर का ही होना था, जिसके कारण हम बहुत सारी भर्तियाँ नहीं कर पाए सर। अच्छा, इसमें एक जो पेज है और आपने कहीं शायद किसी को चिट्ठी डाली है, तो उसमें आपने एक कोटे की बात करी है, BCA B, है ना? जी। तो वो क्या है? देखो, सरकार ने कट ऑफ डेट बनाई थी, यानी कि 2022 से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट रिन्यू होके होना चाहिए। वो कैटेगरीज थी BCA BCB, क्योंकि उनका ईयरली बेसिस पे रिन्यूअल होता है सर्टिफिकेट, तभी उनको BCA BCB का सर्टिफिकेट मिलता है। अब किसी कारणवश बच्चे वो सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं करवा पाए। अब इससे हुआ क्या, उनका रिजर्वेशन बेनिफिट ही नहीं दिया गया। जो बैकवर्ड क्लास से जी, जो बैकवर्ड क्लास हैं उनको जनरल में काउंट कर लिया। अब इससे हुआ क्या कि जो बच्चों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए था उनको हकी मार के जनरल में काउंट कर लिया, और जिन बच्चों के कम नंबर थे वो बच्चे तो बाहर ही निकाल दिए। जैसे जिस बच्चे के मान लेते हैं मिनिमम क्राइटेरिया था 50 नंबर, 48.5 है, अगर किसी बच्चे के 55 नंबर हैं और उस बच्चे का BCA BCB सर्टिफिकेट उस कट ऑफ डेट से तक का नहीं है, और वो बच्चा जनरल में फाइट करवा दिया HSSC ने, लेकिन जनरल की कट ऑफ है 70, तो वो बच्चा तो रह गया, उसके साथ तो अन्याय हुआ। अब इसमें दूसरा ये है कि वो अगर जनरल पे काउंट हो गए तो जो जनरल के बच्चे हैं उनकी सीट खत्म हो गई। तो इसमें तो डबल बच्चों को नुकसान पहुंचाया गया है। बात तो कहती है कि BCA नाला जो बैकवर्ड क्लास है या शेड्यूल कास्ट है उनको लिए बहुत काम कर रही है, पूरी चीज़ें हो रही हैं। देखो, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। कहने को तो डमरू कोई भी बजा दो, लेकिन अब मुद्दा ये है ना, ऑन ग्राउंड क्या रिपोर्ट है। जब BCA BCB साफ साफ दिख रहा है भाई उन बच्चों का हक मारा गया है, उनको बेनिफिट ही नहीं मिल रहा रिजर्वेशन का, तो उसको क्या, किस चीज़ का रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है सरकारी नौकरियों में, आर्टिकल 16 कहता है। और जो भी बच्चा किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स के लिए एलिजिबल है वहाँ पर ही उनको बेनिफिट मिलता है, जब भी उनको एक समानता आएगी। अगर उनको समानता के अधिकार लिया ही नहीं गया, उनकी कट ऑफ अलग लगाई नहीं गई, उन बच्चों को जनरल में काउंट किया गया, तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। ये तो BCA के जो बच्चे हैं उनके साथ धोखा ही है। बिल्कुल धोखा है। अब वो बच्चे हाई कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो बच्चे आए इनको लो। अब कोई बच्चा ऐसा था जो बहुत ज़्यादा गरीब है, उसका हाई कोर्ट में जाने का नहीं है इतना बल, नहीं है उतने उसके घर पे पैसे, किराए के तक के पैसे नहीं है, ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं। अब वो बच्चा हाई कोर्ट कैसे जाए? हाई कोर्ट ने तो ये कहा कि भी जो बच्चे आएंगे हम तो उन्हीं को देंगे रिलैक्सेशन। अब ये बात तो रिस्पेक्टेड HSSC को सोचनी चाहिए थी कि वो सभी बच्चों को रिलैक्सेशन दे, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस टाइम पे अगर किसी बच्चे का स्टेटस चेंज हो गया, मान लो आज वो BCA BCE है और DV के टाइम पे वो BCA BCB नहीं है, तो उसको बाहर निकाल दो, कोई मना ही नहीं कर रहा। अरे एटलीस्ट पेपर में बैठने का मौका तो दो। अगर वो पार्टिसिपेशन ही नहीं है तो मेरिट लिस्ट में कैसे आएगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं वो उसमें जो नियम बनाए गए उसमें दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है? सर इन्होंने ये बोला था कि BCA BCB के मामले में कि अगर मान लो किसी का डाटा मैच नहीं हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, हम ना फैमिली ID से ना डाटा फैच कर लेंगे, ठीक, परिवार पहचान पत्र से हम अपना डाटा फैच कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को बिठा देंगे। लेकिन सर उन्होंने BCA BCB वाले बच्चों को नहीं बिठाया सर। वे कम से कम मिनिमम सर 900 कुछ बच्चे हैं सर जो इस बात से अफेक्टेड हैं सर।
तो उनका तो अधिकार मारा गया सर। वैसे तो सरकार बोलती है कि हम पिछड़ों का काम कर रहे हैं सर, पिछड़ों के लिए, लेकिन सर ये तो स्टूडेंट के लिए ही नहीं। और सर ये पॉलिसी बनाई गई थी स्टूडेंट्स के हित के लिए, लेकिन ये तो सर स्टूडेंट्स के लिए खराब होगी सर। अब सर बच्चों में ही टकराव हो रहा है सर। अब जो कुछ भाई हैं हमारे जो ज्वाइनिंग के लिए घूम रहे हैं और कुछ ज्वाइनिंग के लिए घूम रहे हैं सर, और हम बच्चे हैं सर, हमारा भी तो हक मारा गया और उनका भी किसी ना किसी तरीके से हक मारा गया है। तो सर ये तो बच्चों को सर आपस में सरकार टकराव कर रही है सर। तो ये भी बातें हैं सर, ये तो गलत बातें हो रही हैं सर। तो इसमें दिक्कतें और क्या क्या हैं ये पॉलिसी में? आपको लगता है कि ये पॉइंट्स हैं, इनको क्लियर कर देती तो शायद ठीक हो जाता? सर मेरे हिसाब से तो सर अगर ये सीटी क्वालिफाइंग नेचर का स्टेट सीटेट की तरह होता तो सर ना तो कोई कोर्ट केस होते, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती सर। सभी बच्चे एग्जाम में बैठते, जो बच्चे टॉप करते, जिनका एग्जाम टॉप करते वो अपने नौकरी ले लेते, इसमें किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी सर। सरकार ने इसको 4 टाइम में कर दिया सर। एक ही 20-22 ग्रुप जो ज्वाइन कराए उनके लिए अलग अलग नियम बना दिया, बाद के 56-57 ग्रुप के लिए अलग नियम बना दिया। और सर खुद सीएम बोलते थे कि गेम के बीच में रूल चेंज नहीं होंगे, लेकिन इन्होंने सर गेम के बीच में रूल चेंज कर दिए सर। ये चीज़ें हैं सर। ये तो एक हांडी में 2 पेट हो गए। हाँ जी सर, इससे सर बहुत बच्चे इफेक्टेड हो। अब सर जो 20 ग्रुप के बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं ना सर, उनके अपॉइंटमेंट लेटर पे ये लिखा हुआ है कि आपको प्रोविजनली ज्वाइन करवा रहे हैं। सर आप एक बात बताओ, आज तक किसी भी स्टेट में ऐसा हुआ कि सर प्रोविजनली ज्वाइन उनके लेटर पे लिखा हुआ है? और सर हाई कोर्ट में वे बच्चे गए तो सरकार उन्होंने अपना खुद का प्राइवेट वकील किया सर। हरियाणा गवर्नमेंट उनको बचाने के लिए भी नहीं गई। हरियाणा गवर्नमेंट के वकील ने वहाँ कोर्ट में जाके ये बोला कि हम तो नहीं बचा रहे। इस तरीके की वर्डिंग हुई है सर हाई कोर्ट में। अब सर अगर वे ग्रुप बच गए, 20 ग्रुप अगर बच गए तो सर ये जितने भी एग्जाम हुए 56-57 ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए। और सरकार ने तो उन्हें सिर्फ 6 महीने का टाइम दिया है उन बच्चों को जो 20 ग्रुप बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं। तो सर एक बात बताओ, जो बच्चा आज नौकरी लग रहा है उसका सर सब कुछ सेटल हो गया, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, सर कल उनको अगर नौकरी से निकाल देंगे तो सर फिर क्या होगा उनका? सर जो ज्वाइनिंग लेटर उनकी बात कर रहे हैं उस पे क्या लिखा है? प्रोविजनली ज्वाइन करवा रखे हैं सर वो। अच्छा। हाँ प्रोविजनली ज्वाइन करवा रखा है, उनका कोई भी कंफर्म नहीं है सर अभी। जो भी बच्चे उनके उसमें भी धोखा है। हाँ सर बिल्कुल धोखा। उनको तो कोर्ट केस ने ऑर्डर दे रखा सर कि 6 महीने में सर डिपार्टमेंट ने अपने रिस्क पे उनको ज्वाइन करा रखा, सरकार ने तो ज्वाइन नहीं करा। सरकार तो उनके अपोज में वकील भेज रही है सर, खुद तो बचा ही नहीं रही। वो बेचारे कहीं प्राइवेट वकील कर भी रहे हैं तो सरकार तो उनको अपोज में वकील भेज रही है सर, सरकार उनको बचा ही नहीं रही सर। तो ये तो कह रहे हैं कि ये तो विपक्ष के लोग उठा रखा है चुनाव में, मतलब अब तो जितनी भी बातें होती हैं ना इस तरीके से हो रही हैं कि किसी विपक्ष के लोगों ने ना एक गैंग है और वो रोक रहा है भर्ती रोक। नहीं सर ये तो सारी फैक्टेबल बातें हैं सर, कोर्ट में बातें हैं। हमारे पास हर एक बच्चे का डाटा सर, हम झूठ थोड़ी ना बोल रहे, हम तो हर एक डाटा कोर्ट में पेश किया सर। कोर्ट में हम गलत दावे थोड़ी ना पेश कर सकते हैं सर। तो अब तो चुनाव आ गए, अब चुनाव के बाद तो सरकार का तो आपने देखा, अब किससे उम्मीद लग रही है या इन्हीं से उम्मीद है कि ये आके ठीक कर दें? क्या है सर, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम कुछ नहीं बोल रहे हैं सर। हम ये सोच रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं, हम सभी बच्चे कि सभी को इक्वल मौका मिले सर, सभी को, और फेयर ट्रांसपेरेंसी से भर्ती हो सर। किसी का भी हक नहीं मारा जाए, किसी एक सिंगल स्टूडेंट का भी हक नहीं मारा जाए सर। सब अपने साथी हैं सर, तो भर्तियाँ फेयर तरीके से हों सर, चाहे उसमें बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो सर। जी देखो सर, एक है एससी कैटेगरी, बीसीए बीसीबी जो भी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं। अगर किसी पोस्ट पर उनकी पोस्ट 0 है, मान लेते कोई भी पोस्ट है और उनकी पोस्ट है ही नहीं, सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी की पोस्ट है, मान लेते 10, तो संविधान ये कहता है कि उन बच्चों को आप जनरल में फाइट करवाओ और जो बच्चे टॉप आते हैं उनको ज्वाइनिंग दो। लेकिन जब शुरू में फॉर्म फिल करवाया तो सभी बच्चों से उनका कैटेगरी पूछेगी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और कट ऑफ जो लगाई वो कैटेगरी के बिहाफ पे लगाई, तो उन बच्चों को जनरल में काउंट ही नहीं किया गया। यानी कि अगर किसी पोस्ट पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की पोस्ट है 0, तो कॉन्स्टिट्यूशनली उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में बैठने का हक मिलना चाहिए था, लेकिन एचएसएससी ने उनको वो हक नहीं दिया। उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में काउंट ना करके उनको रेस से ही बाहर कर दिया, क्या कि आप कि इस कैटेगरी में पोस्ट है ही नहीं, और ये बहुत ज़्यादा गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। ये डायरेक्ट रिजर्वेशन कैटेगरी का हक मारा गया है। इस पॉलिसी से कितने लोगों को, मतलब कितने जो स्टूडेंट हैं जो जॉब की चाहत रखते हैं को, तो वो कितने लोग हैं जो इफेक्टेड हैं सर? इनसे लगभग 12 से 13 लाख बच्चे इफेक्टेड हैं,
और उनकी फैमिली, अगर नॉर्मली एक फैमिली में 4 बंदे भी माने जाएं तो लगभग 50 लाख अप्रोक्स 50 लाख बच्चे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेजिडेंट ऑफ हरियाणा इससे अफेक्टेड है। तो अब क्या चाहते हो कि अब कौन करे ठीक इस चीज़ को? देखो, जो आने वाली सरकार है, कोई भी आए हमें मतलब नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं ट्रांसपेरेंट हो। अब इसको क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है, एक तो आने वाला पेपर आप क्वालिफाई कर दो ताकि ये मतभेद ही खत्म हो जाए, क्योंकि सीटेट एचटेट क्वालिफाई है, कोई उसका केस होता ही नहीं। दूसरा पेपर लो, जो बच्चे क्वालिफाई कर गए सभी 2 पेपर, कोई इशू ही नहीं है। नंबर 2, अब जो चल रहा है केस, अब जो ये मैटर है हमारे पास, इस मैटर के तहत 4 गुना बच्चे ढंग से बुला लो। अगर 4 गुना बच्चे नहीं ढंग से बुला सकते तो दोबारा से रीवेरीफाई करके बच्चों को और फिर उसको क्वालिफाई करके फिर से बच्चों को बुला लो। जिन बच्चों ने पेपर दे दिया उन बच्चों का एज इट इज़ मान्यता रखो पेपर को, दूसरा पेपर लेके और उनको नॉर्मलाइजेशन करके रिजल्ट निकाल देना। क्योंकि ये वाला पेपर सही हुआ, इसमें किसी तरह का कोई इशू नहीं आया, ना भर्ती हमारी नज़र में तो नहीं आया, बैकडोर कुछ हुआ है तो उसका हमें पता नहीं, ना हमारे पास कोई प्रूफ है। लेकिन ये भर्ती सही हुई है, मतलब पेपर सही हुआ है। पेपर सही हुआ है, लेकिन उसके जो मेरिट बनाने का तरीका, वो सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा गलत है। मतलब आप ये समझो ना, 4 गुना बच्चे लेने थे, 1.9 टाइम्स है, 2 टाइम्स भी नहीं है। अब कुछ पोस्ट तो ऐसी हैं जो कम पोस्ट हैं, EWS की 10 वैकेंसीज हैं। ऐसा तो नहीं बच्चे इतने हैं उसमें? नहीं सर, EWS की 10 वैकेंसी और बच्चे भी 10 ही हैं, और उसमें तो बच्चे भरे पड़े हैं। ये तो कॉमन ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। अब कॉमन ग्रेजुएट तो सभी किए हुए हैं, BA BCA BCom MCom BTech MTech ये सभी ग्रेजुएशन में आती हैं। तो ये बच्चे 10 कैसे हो सकते हैं EWS के? 10 वैकेंसीज 10 बच्चे, तो ये तो कंपटीशन किल है। कॉमर्स में तो बिल्कुल बुरा हाल है सर, कॉमर्स में तो और बुरा हाल है। कॉमर्स में सीटें ज़्यादा हैं सर, बच्चे कम शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं सर। अच्छा। हाँ जी, तो बच्चे ही इतने थे? नहीं सर, शॉर्ट लिस्टेड इतने किए सर उन्होंने। डाटा है मेरे पास। कॉमर्स में टोटल पोस्ट थी 1296, बच्चे हुए हैं 1532, यानी कि 1.3 टाइम्स। तो ये कहाँ का कंपटीशन है? एक बच्चा 15 पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो तो अपना डिविजनल अकाउंटेंट बन के बैठ जाएगा, ना कोई कंपटीशन ना और कुछ। कल ना ये भी कह देगा मैं तो पेपर दे के आया हूँ। अब उसको ये कौन समझाए भाई कंपटीशन तो था ही नहीं, तो मैं वैसे ही भर्ती हो गया। अब हम बात करें ग्रुप 56 ग्रुप 57 की, तो उसमें 21,500 पोस्ट हैं और बच्चे कितने हैं? अप्रोक्स 25,000। तो ये क्या है? कुछ भी नहीं है। लगभग 1.35 या 25 के आसपास बच्चे होते हैं। इतने टाइम्स बच्चे बुलाने थे 4 टाइम्स, बच्चे बुला लिए 1.2 टाइम्स। तो ये तो जिस बच्चे ने पेपर दिया उसका अप्रोक्सीमेटली 100% सिलेक्शन है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। अच्छा, फिर अब JEE सिविल की बात करें तो 981 बच्चे हैं और 1900 स्टूडेंट लिए हैं। 981 पोस्ट हैं, सॉरी 981, और 1900 टोटल स्टूडेंट है, यानी कि 1.9 टाइम्स बच्चे हैं। अब ये तो हर एक के साथ अन्याय है। ये तो मैंने 3 जो वो बड़े टोटल पोस्ट कितनी थी? इसमें टोटल पोस्ट थी लगभग 35,000 के आसपास अप्रोक्स, और उसमें बच्चे बुलाने थे लगभग 1,40,000। अगर आप रिपीटेशन को हटा दो तो बच्चे बुलाए लगभग 45,000 ही होंगे, और कोई हो ही नहीं सकता। अब एक और बात है, जो एक्स सर्विसमैन है, डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन है, उनको एक मानना था HSSC ने, उनकी एक कट ऑफ लगानी थी, उन सब की कट ऑफ अलग लगा दी। एक्स सर्विसमैन की अलग, डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन की अलग, एक्स सर्विसमैन ऑर्थो हैंडीकैप की अलग, एक्स सर्विसमैन HH की अलग, हर एक की अलग अलग। इसका मतलब तो ये है कि कोई जो यहाँ पे भर्तियों के लिए इन्होंने इस तरीके से छोड़ दिया कि कोई भी जाके कोर्ट में चला जाएगा और उसको रुकवा देगा। देखो, अब मैं कोई वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, नहीं तो दिमाग में बहुत अच्छा वर्ड आया था। अब इसमें ये होता है कि हम तो अपने तरीके से करेंगे, तुम्हें कोई दिक्कत है जाओ हाई कोर्ट, तुम्हें कोई दिक्कत है जाओ हाई कोर्ट। हमारा रिप्रेजेंटेशन बच्चों की तरफ से HSSC गया, जिसमें ये दिक्कतें हैं, आप इनको रिजोल्व कर दो और सही तरीके से भर्ती कर लो, कोई मना नहीं कर रहा। तुम्हें दिक्कत है ना बच्चों? हमने कहा हाँ जी सर, जाओ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट तो ऐसा होगा जो अगर पाछे है वो गलत है ना। बच्चों को हाई कोर्ट के उस पर छोड़ना, हाई कोर्ट में जब जाते हैं बच्चे, जब उनका हक मारा जाता है, यहाँ तो सबका हक मर रहा है। कितने बच्चे जाएं, कितना रिवेन्यू हाई कोर्ट में लगाएं एडवोकेट्स के ऊपर। ये तो वही है, खर्ची पर्ची डायरेक्ट ना लेके इनडायरेक्ट हम उसको दे रहे हैं एडवोकेट्स को। अमूमन अप्रोक्स मान लोगे तो एक बच्चा लगभग 15 से 20,000 रुपये दे चुका है एडवोकेट्स को। इस हरियाणा का रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, वो जो स्टूडेंट है वो। अब आप सोचो, ये मतलब बिना खर्ची बिना पर्ची, हमें तो समझ आ नहीं रहा ये क्या तो मुद्दा है, और क्या आप ग्रास रूट लेवल पे हो रहा है।
अब इसमें तो इतने सारे लूप होल्स हैं इस पॉलिसी में कि ये कल ने मान लो ग्रुप 1, 2, 56, 57 लग भी गई, ज्वाइनिंग भी हो गई, हट जाएंगे, कभी भी हट जाएंगे। अगली गवर्नमेंट आते ही कमेटी बिठाएगी, उनको दिख रहा है ये दिक्कतें हैं, 2 मिनट में हटा देगी। और ये तो आप मैंने आपको मोटा मोटा समझाया है, आपको भी समझ में आया कि इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। अब अगर कल ने कोई पटवारी लग गया, ग्राम सचिव लग गया, पंचायत में सेक्रेटरी, अब वो 3 साल बाद हट गया, गांव वाले ताना मारेंगे और सेक्रेटरी साहब क्या हाल है, वो बच्चा कहाँ जाएगा, वो तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगा, बाहर भी नहीं निकल सकता। तो ये तो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। सही तरीके से 4 गुना बुला लो जो पॉलिसी में दे रखा है, जो पॉलिसी है उसी के हिसाब से कर लो हाँ, ना। उसी के हिसाब से, एटलीस्ट उसके हिसाब से तो कर लो। अब अगर ये कहें कि 1, 2, 56, 57 में पोस्ट के 4 गुना बुलाने थे, तो फिर वो जो पहले 23 ग्रुप जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी वो कहाँ जाएंगे भाई बच्चे? उनकी तो ज्वाइनिंग हो चुकी, उनके तो ब्याह भी हो लिए ज्वाइनिंग के बिहाफ पे, बालक भी हो लिए। इबुन आप रोड के ऊपर चालता कर दोगे तो मैं किस जाएंगे? ये तो मतलब बेवकूफ़ी है, बिल्कुल बेवकूफ़ी। या तो एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ढंग का ऑफिसर नहीं बैठा इनका जो पॉलिसी को ढंग से लागू कर सके। मतलब समझ में नहीं आ रहा है, HSSC या कोई वैसे ही पी के बिठा दिए, होली चल रही है भाई, ला दो कलर जिसके जी करे। ढंग से भर्ती कर लो, ढंग से बच्चे बुला लो, अच्छी तरीके से भर्ती कर दो, फेयर कर दो, उसमें बच्चे भी खुश, हम भी खुश, उसमें दिक्कत क्या है? चलो, आप दोनों का धन्यवाद। और आप लोगों ने भी पूरी बात सुनी कि CET के हिसाब से जो नियम थे, नियमावली का कहीं ना कहीं पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया, अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से मेरिट बनाते रहे, जिसके वजह से कहीं BCA को दिक्कतें आई, मेरिट उसको वहाँ का जो आरक्षण मिलना चाहिए था उसका लाभ नहीं मिला। और CET का हर साल जो एग्ज़ाम होना था वो भी नहीं लिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को मौके ही नहीं मिले कि वो अपना CET का एग्ज़ाम दे दें, जिस वजह से ना तो उनको बैठने का मौका मिला और जॉब की तो दूर की बात है। आपको भी इस पर कोई बात रखनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।